नमस्कार साथियों, बालाजी कैंपस लाइव प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो आखिरी कक्षा में अपन ने पढ़ा था क्या भाई, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। और पश्चिमी शुष्क प्रदेश में अपन ने क्या देखे थे भाई, बालू का स्तूपों के प्रकार, उनकी स्थिति कहाँ का है और वो किस प्रकार से, उनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था भाई पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र को दो भागों में पढ़ा था, एक तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क। पश्चिमी शुष्क प्रदेश अपन पढ़ चुके हैं और आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे भाई, अर्ध शुष्क मरुस्थल के। ठीक है, देखते हैं आगे देखते हैं। देखेंगे भाई, अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में अपन ने देखा, तो मैं आपको दो परिभाषा बता देता हूं कि एक तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य का क्षेत्र, या आपसे पूछ ले जाए पश्चिमी शुष्क प्रदेश व अरावली पर्वतमाला के मध्य का क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे भाई अपन, अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, देख लो भाई, इसमें ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी, ये कौन सी वर्षा रेखा भाई, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र की बात की जाए तो क्या बोलेंगे अपन इसको, अर्धशुष्क मरुस्थल। या ये कौन सा प्रदेश था बताओ भाई, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये कौन सा क्षेत्र, अरावली, अरावली पर्वत। ठीक है ना, तो क्लियर दिख रहा है भाई आपको, दोनों के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलेंगे अपन भाई, अर्धशुष्क मरुस्थल। तो परिभाषा के तौर पे ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 25 सेंटीमीटर वर्षा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच के क्षेत्र, या पश्चिम शुष्क प्रदेश में अरावली पर्वतमाला के मध्य का क्षेत्र। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो भाई, इस अर्धशुष्क मरुस्थल को अपन अध्ययन की दृष्टि से, यानी कि इस अर्धशुष्क मरुस्थल को अपन पुनः 4 भागों में और पढ़ते हैं। देखो भाई, कौन कौन से भाग है, पहला तो कहलाता है भाई घग्गर बेसिन। ठीक है, दूसरा भाग कहलाता है भाई क्या, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, तीसरा भाग नागौर उच्च भूमि, चौथा भाग लूणी जवाई बेसिन। इस क्षेत्र में कौन से जिले आ गए भाई, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। ये क्षेत्र में कौन सा, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ये ध्यान रखना, शेखावाटी का जहाँ अर्थ आ रहा है, यानी कि आपको पता चल जाना चाहिए कि सीकर वाले क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, नागौर उच्च भूमि में नागौर आ जाएगा और डीडवाना कुचामन आ जाएगा, और लूणी जवाई बेसिन में अपने पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर और बालोतरा, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले अपन कौन सा बेसिन पढ़ते हैं भाई, घग्गर बेसिन, पहला जो भाग है ना, इसका विस्तार आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखना कहां पर है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो घग्गर व सतलज नदी के मध्य स्थित है, ध्यान रखना। ये भी पूछा जाएगा भाई, दो कौन सी नदी है, तो घग्गर बेसिन के लिए दूसरी नदी अगर आपसे पूछेगी तो कौन सी, सतलज नदी, ध्यान रखना है ना। और दूसरी बात, इसमें एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, काठिया बग्गी। इस क्षेत्र के लिए विशेष जो शब्दावली है उसका नाम क्या है भाई, काठिया बग्गी। अब ये है क्या चीज, तो ध्यान रखना, घग्गर बेसिन में जो चिकनी काली मिट्टी है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, काठिया बग्गी। और ध्यान रखना, ये चिकनी काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ। ठीक है भाई, सर्वाधिक उपजाऊ। ठीक है, आगे देखते हैं। शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, ठीक है, इसका क्षेत्र क्या आपसे पूछे तो ध्यान रखना, चूरू, सीकर और डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग इसके क्षेत्र में आ जाएगा भाई। ठीक है ना, इसमें एक शब्दावली आती है कौन सी, बीड़। इस क्षेत्र में स्थित घास के मैदान, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान है उनको क्या बोलते हैं भाई अपन, बीड़। और जो सर्वाधिक जो बीड़ है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं, झुंझुनू में। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं। ठीक है, बीड़ पढ़ा अपन ने, है ना। बीड़ के अलावा एक शब्दावली आती है क्या, सर। सर, सर मतलब टीचर वाला सर नहीं, ध्यान रखना। शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र में मानसून काल के दौरान जो छोटे छोटे जो तालाब निर्मित हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन भाई, सर। तो ध्यान रखना भाई, मानसून के दौरान, मानसून के दौरान निर्मित, निर्मित पानी के तालाब, मानसून के दौरान निर्मित पानी के तालाब। तो तालाब एक ही बात है वो तो। ठीक है भाई, इसके एग्जाम्पल भी अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना भाई, उदाहरण आपसे पूछे ध्यान रखना, एक पुलासर, पुलासर, एक आता है अल्सीसर, अल्सीसर। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल है, यानी कि ये जो सर है, यानी कि आपको एक तरीके से बता रहा हूँ कि भाई पुलासर, अल्सीसर क्या है भाई, एक तरीके से यहाँ पर निर्मित मानसून के निर्मित, मानसून काल के दौरान निर्मित पानी के तालाब, यानी तालाब। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे एक शब्दावली का प्रयोग आता है इसी शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र में भाई, तोरावाटी, तोरावाटी। ठीक है ना, तोरावाटी क्या है तो ध्यान रखना, इस क्षेत्र में एक अंतःप्रवाह की नदी प्रवाहित होती है। ठीक है ना, तो उस नदी को बोलते हैं क्या भाई, कांतली नदी। तो कांतली नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं भाई, तोरावाटी। कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र, आसपास का
क्षेत्र। ठीक है भाई। एक शब्दावली आती है जोहड़। अपने काफी लोग जोहड़ से समझते हैं भाई क्या, यानी कि जो खोदकर नरेगा के दौरान जो निर्मित कृत्रिम रूप से जो निर्मित पानी के जलाशय होते हैं उनको जोड़ मानते हैं। पर जो यहाँ अगर शेखावाटी क्षेत्र में अगर आप जोड़ बोलोगे तो यहाँ पर जोड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है पानी के कच्चे कुओं के लिए। तो ध्यान रखना, जोड़ मतलब क्या, पानी के कच्चे कुएं, पानी के कच्चे, ठीक है ना, यानी कि अंदर से पक्के नहीं, एक तरीके से मिट्टी खोद कर ही इस प्रकार से कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जोड़। एक पर शब्दावली आते हैं भाई प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ या लाट। ठीक है, प्रकाश स्तंभ या लाट क्या है, पानी के पक्के कुएं, ध्यान रखना, पानी के पक्के कुओं क्या बोलते हैं यहाँ पर भाई, प्रकाश स्तंभ या लाट। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। ये कौन सा क्षेत्र हो गया अपना भाई, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। क्या क्या शब्दावली यूज करी अपन ने, दोबारा देख लेते एक बार। एक तो बीड़ पढ़ा अपन ने, बीड़ मतलब क्या भाई, शेखावाटी क्षेत्र में स्थित घास के मैदान या चारागाह क्षेत्र को बोलते हैं। सर यानी कि मानसून के दौरान निर्मित पानी के तालाब, है ना। और एक पढ़ा अपन ने क्या, स्तोरावाटी यानी कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र। एक देखा अपन ने जोहड़, पानी के कच्चे को, और प्रकाश स्तंभ या लाट। आगे देखते हैं अपन अगला जो भाग है तीसरा, नागौरी, नागौर उच्च, नागौर उच्च भूमि, नागौर, नागौर उच्च भूमि कहाँ भाई, नागौर में, का विस्तार कहाँ भाई, नागौर और एक डीडवाना, नागौर और डीडवाना चामन में, ध्यान रखना। इस क्षेत्र में जो राजस्थान में जो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है, एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ये लिखेंगे भाई, इस क्षेत्र में राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। अपन जब झीलें पढ़ेंगे, झीलों के टॉपिक देखेंगे, तब उसमें पता चलेगा कि अधिकतर जो खारे पानी की झीलें वो कहाँ पाई गई भाई, नागौर में, ध्यान रखना, खारी पानी की झीलें पाई जाती है, ठीक है ना। देखिए अब इसमें एक शब्दावली प्रयोग की जाती है, ध्यान रखना, कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी, या इसी को बोलते हैं भाई बांका पट्टी, बांका पट्टी। इस शब्दावली का अर्थ क्या है, ध्यान रखना। देखो भाई, नागौर और पुष्कर, पुष्कर आप जानते कहाँ भाई, अजमेर में पड़ता है। नागौर और पुष्कर के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है, ध्यान रखना, जिस क्षेत्र में भूमिगत पानी में फ्लोराइड की मात्रा जब बहुत अधिक पाई जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। और ध्यान रखना, फ्लोराइड के पानी की अधिकता के कारण वहां के लोगों की कमर कैसी रहती है भाई, कुबड़ी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहाँ पे स्थित है भाई, नागौर से पुष्कर, नागौर से पुष्कर, पुष्कर कहाँ भाई, अजमेर, नागौर से पुष्कर के मध्य, नागौर से पुष्कर के मध्य। और ध्यान रखना यहाँ पर क्या विशेष है, यहाँ पर भूमिगत जल में, यहाँ पर भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और इसी फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण यहाँ के लोगों को एक रोग हो जाता है, उसको बोलते क्या भाई, फ्लोरोसिस रोग पाई जाती है, ठीक है ना। कौन सा रोग हो जाता है इसके कारण, फ्लोरोसिस रोग। इस रोग का कारण है, ध्यान रखना क्या है, ये कुबड़ पट्टी, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा विभाजन, चौथा देखते हैं भाई, चौथा विभाजन क्या, लूणी जवाई बेसिन, लूणी जवाई बेसिन। लूणी जवाई बेसिन में देखना कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, एक तो आएगा पाली, एक आएगा जालोर, एक आएगा अपना सिरोही, पाली जालोर, एक आ जाएगा अपना भाई बाड़मेर, बालोतरा और आंशिक जोधपुर। तो ये क्षेत्र कौन से बेसिन में आता है, लूणी जवाई बेसिन में, है ना। यानी लूणी जवाई बेसिन का विस्तार कौन कौन जिले में भाई,
पाली में, जालौर में, सिरोही में, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर में। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक पहाड़ी का नाम आता है काला भूरा डूंगर, क्या बोलते हैं उसको? काला भूरा, क्या भाई? काला भूरा, ठीक है ना। ये काला भूरा डूंगर है जो इस लूणी जवाई बेसिन की पूर्वी सीमा पर पाया जाता है, ध्यान रखना, इसको लिख लेंगे भाई। लूणी जवाई बेसिन की, बेसिन की पूर्वी सीमा पर स्थित, पूर्वी सीमा पर स्थित। देख लेते हैं कहां पर है, एक बार लोकेशन में भी देख लेते हैं इसको। देखो भाई, ये अपना कौन सा लूणी जवाई बेसिन, यहाँ पर जो है इस प्रकार से कौन सा डूंगर स्थित है भाई? काला भूरा डूंगर, काला भूरा, ठीक है भाई। काला भूरा डूंगर कहाँ पर है? देखो भाई पूर्वी सीमा पे है कि नहीं है, ध्यान रखना। है तो लूणी जवाई बेसिन की पूर्वी सीमा पर कौन सा डूंगर है? काला भूरा डूंगर, ये ध्यान रखना। देखिए भाई, काला भूरा डूंगर, ठीक है। तो ये हो गया अपने क्या भाई, अर्धशुष्क मरुस्थल के 4 भाग, ठीक है। इसी के साथ अपना कौन सा मरुस्थल खत्म होता है? अर्धशुष्क मरुस्थल भी खत्म होता है। अब अपन पढ़ेंगे भाई क्या, मरुस्थल से संबंधित कुछ विशेषताएं, मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे भाई। मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मरुस्थल, इस मरुस्थल को अपन ने अभी पढ़ा है, उस मरुस्थल का एक विशेष नाम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे बोलते हैं थार का मरुस्थल, ठीक है ना। तो इस मरुस्थल का नाम क्या है, ध्यान रखना भाई। मरुस्थल का नाम क्या है जिस मरुस्थल के बारे में पढ़ा है? मरुस्थल का नाम क्या है भाई? ये थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। आज थोड़ा सा देखेंगे इस थार मरुस्थल के बारे में भी, ठीक है ना। अभी तक तो अपन एक भौतिक प्रदेश का विभाजन पढ़ा था, पर अब एक पर्टिकुलर एक मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे कि थार मरुस्थल ये कैसे आया है और ये कितना विस्तृत है, अपने कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से देशों में, कौन कौन से राज्यों में स्थित है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं ये आया कहाँ से, थार मरुस्थल, है ना। तो उसके लिए आप बात याद रखना कि एक देखते हैं अपन, इसमें विश्व का नक्शा निकालता हूँ मैं आपको। देखो भाई, देखो भाई, ये देखो आप, क्लियर, उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। देखो ये कौन सा द्वीप है भाई? अफ्रीका है ना। अफ्रीका में एक मरुस्थल स्थित है यहाँ पर, है ना। ये मरुस्थल है, इसको बोलते हैं सहारा मरुस्थल, ठीक है भाई। इस सहारा मरुस्थल का आपको मैंने बताया लास्ट क्लास में कि भाई मरुस्थल मार्च का एक कॉन्सेप्ट बताया था, यानी कि मरुस्थल का प्रसार। ये जो सहारा मरुस्थल का जो पूर्ण प्रसार है, यानी कि इस तरीके से हवा के कणों के द्वारा इस मरुस्थल का प्रसार किधर की तरफ होता है भाई? पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ होता होता अपने यहाँ पर पाकिस्तान और भारत देश में भी इस मरुस्थल का प्रसार आ जाता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। आपको पता है राजस्थान में मरुस्थल यहीं रुक जाता भाई, क्यों? कि अरावली पर्वतमाला बीच में अवरोध देके खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो एक तरीके से इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है भाई? इस अफ्रीका में स्थित इस ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल के पूरी विस्तार के कारण कौन सा मरुस्थल बनता है अपना भाई? थार का मरुस्थल, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। देखेंगे भाई थार मरुस्थल, ग्रेट पेलियो, ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल, या क्या भाई सहारा मरुस्थल, या सहारा मरुस्थल के पूर्वी विस्तार के कारण, पूर्वी विस्तार के कारण थार मरुस्थल का निर्माण, थार मरुस्थल का निर्माण हुआ, निर्माण, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई विस्तृत कहाँ कहाँ पे है, देखना भाई थार मरुस्थल, ठीक है ना। इसका विस्तार आपसे पूछे, भारत में, ध्यान रखना कहाँ पर? भारत में, भारत में ध्यान रखना भाई कहाँ कहाँ पर है अभी?
एक तो राजस्थान में है ना, अधिकांश भाग इसका राजस्थान। राजस्थान के अलावा कहाँ भाई, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में। कहाँ पर है भाई, गुजरात में, ठीक है ना। ये अपने पूरे भारत में स्थित जो भारत में 4 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से भाई, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में। और भारत के इस थार के, भारत में स्थित थार के मरुस्थल में राजस्थान का भाग रहे कुल मिला के 62%। कितना भाग, 62% भाग अकेला किसके पास है अपने भाई, राजस्थान के पास। और शेष इन जिलों के पास कितना, शेष इन राज्यों के पास कितना भाग है, 38%, ठीक है ना। यानी कि इस थार के मरुस्थल का सर्वाधिक प्रसार जो कौन से जिले में, कौन से राज्य में पाया जाएगा अपने भाई, राजस्थान राज्य में, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे एक चीज और देखते हैं अपन, 2 चीजें देखेंगे। एक तो भारत में स्थित थार मरुस्थल का राजस्थान में भाग या फिर राजस्थान में प्रतिशत। और एक मैं बोल दूं आपसे कि भाई थार मरुस्थल का राजस्थान में प्रतिशत, थार मरुस्थल का राजस्थान में प्रतिशत, राजस्थान में प्रतिशत। देखेंगे भाई दोनों आंकड़े आपको समान दिखाई दे रहे होंगे, पर एक बार को इनमें थोड़ा सा फर्क समझना। एक तो मैंने कहा भाई क्या, भारत में स्थित थार मरुस्थल का राजस्थान में प्रतिशत, यानी कि भारत में जो थार मरुस्थल फैला हुआ है, भारत की इस भौगोलिक भूमि के अंदर जो थार मरुस्थल है, उसमें अपने राजस्थान के पास कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखना कितना प्रतिशत, 62%, ठीक है ना। और एक जो थार मरुस्थल, अपन पूरा थार मरुस्थल यानी कि जो पाकिस्तान और भारत में जो थार मरुस्थल है, ठीक है ना, पाकिस्तान में और भारत में जो थार मरुस्थल है, उस टोटल थार मरुस्थल का राजस्थान अकेला कितना रखता है, वह प्रतिशत 58%। इन दोनों चीजों में आपको फर्क होना चाहिए भाई, फर्क समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आप कंफ्यूज होते हो और एग्जाम में छोटी मोटी गलतियां करके आ जाते हो, ठीक है भाई। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है। आगे अपन देखते हैं भाई क्या इसकी विशेषता पढ़े, ये तो अपन ने क्या पढ़ा भाई, थार मरुस्थल। आगे अपन मरुस्थल में विशेषताओं में देखेंगे शब्दावली टाट या रन, टाट या रन। रन का नाम तो आपने सुना होगा, एक कच्छ का रन आपने सुना होगा शायद, है ना, कच्छ का रन जो गुजरात में स्थित है। रन होता क्या है, सबसे पहली बात तो रन एक तरीके से मरुस्थलीय क्षेत्र में जो दलदली भूमि, अनुपजाऊ भूमि है, तो बोलते हैं क्या भाई, रन। जो कैसे निर्मित होती है, जैसे माना ये मरुस्थल, मरुस्थल एकदम फ्लैट तो होता नहीं, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी होते हैं। इस प्रकार से मान लो 2 उतार चढ़ाव है भाई, यहाँ पर बन गई पानी की झील, यहाँ पर किसी समय क्या पानी भर गया भाई वर्षा के दौरान, ठीक है ना। अब ये पानी जो सूख करके इस भूमि को कैसा बना देगा भाई, दलदली बना देगा, है ना। दलदली के साथ कैसी हो जाएगी, एक तरीके से अनुपजाऊ हो जाएगी। और ध्यान रखना मरुस्थल में है, क्योंकि ये क्या है, मरुस्थल में, इसलिए कैसी भूमि होगी भाई, लवणीय, ठीक है ना, लवणीय, है ना, यानी कि नमक की मात्रा एक तरीके से। तो दलदली, अनुपजाऊ और लवणीय भूमि को क्या बोलते हैं अपन भाई, टाट या रन। देखना देखेंगे भाई की परिभाषा देखिए तो ध्यान रखना, मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में दलदली, जाऊ, उपजाऊ व लवणीय, लवणीय क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई अपन, टाट या रन। क्या बोलते हो, टाट या रन। देखें भाई, अब देखो राजस्थान में कौन कौन से टाट है, देखेंगे भाई। देखेंगे भाई, है ना। इधर कौन सा जिला पड़ता है अपना भाई, फलोदी जिला। पहले आप इन जिलों की भी लोकेशन समझ लो आज, है ना, क्योंकि इनके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मैप लो, है ना, मैप में प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप साथ साथ पढ़ते हुए इनकी लोकेशन को समझते चलो। देखो फलोदी कहाँ पर है, इधर की तरफ, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा पे आपको मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ाई थी जब भी बताया था भाई, ठीक है ना। फलोदी हो गया, फलोदी के बाद आएगा अपना जैसलमेर, जैसलमेर। इधर आएगा कौन, यहाँ आएगा कौन सा अपना भाई, बाड़मेर। इधर आएगा अपना जालोर, ठीक है ना। यहाँ आएगा अपना चूरू, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई क्या फलोदी में कौन सा रन है, देखना। फलोदी में 2 रन नाम, 2 रनों के नाम प्रमुख ध्यान रखें, तो बाप रन, एक खुद फलोदी रन,
एक तो बाप रन और एक फलोदी रन, ठीक है ना। जैसलमेर में देखना भाई परमसर, कनोड़, भाकरी और पोखरण। क्या भाई ये क्या है भाई, जैसलमेर में स्थित रन या टाट क्षेत्र के नाम। ध्यान, बाड़मेर में आता है एक नाम भाई क्या, थोब रन। कौन सा रन है भाई, थोब रन, ठीक है ना। जालोर में आता है क्या, नेहड़ रन। क्या आता है भाई, नेहड़ रन, जो जालोर में भी कहाँ स्थित है भाई, सांचौर में। सांचौर जालोर, पहले सांचौर नया जिला बना था, पर भंजनलाल सरकार ने जो जिलों की पुनर्गठन किया था उनमें जो सांचौर का नाम हटा दिया गया भाई, है ना। तो अब क्या है, सांचौर एक जिला नहीं है फिर, ठीक है ना। तो सांचौर में क्या स्थित है भाई, ये नेहड़ रन। तो ये होते हैं अपने भाई रन। रन की परिभाषा आपको समझ में आई भाई, मरुस्थल क्षेत्र में दलदली अनुपजाऊ है लवणीय क्षेत्र, ध्यान रखना, ठीक है ना। और कौन कौन से रन है, इनकी लोकेशन पूछता है भाई, बाप रन कहाँ स्थित है, फलोदी में, फलोदी तो फलोदी में ही, बरमसर, कनौड़, भाखरी, पोखरण कहाँ पर स्थित है भाई, जैसलमेर में। एक चूरू रह गया, ध्यान रखना, तो चूरू में आएगा भाई ताल छापर, ताल छापर और एक परिहारा, ताल छापर और एक परिहारा रन, ठीक है ना। इन रनों के बारे में आप थोड़ा सा देखना, है ना। आगे देखते हैं भाई क्या, अगला जो विशेषता है एक ध्यान रखना, आकलवुड फॉसिल, जगह का नाम है आकलवुड फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क। देखते हैं भाई आकलवुड फॉसिल, ये कहाँ स्थित है, सबसे पहले तो जैसलमेर में, ध्यान रखना। जैसलमेर में भी एक, जैसलमेर में कहाँ भाई, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, ध्यान रखना। यहाँ आपको जब पढ़ाएंगे अभ्यारण्य मरु उद्यान वगैरह, तब आपको बताएंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है, ठीक है ना। तो आकलवुड फॉसिल पार्क सबसे पहले तो समझे है क्या, ये एक तरीके से जुरासिक युग की एक जुरासिक युग के एक अवशेष पाए गए हैं यहाँ पर, किसके भाई, इसमें देखो क्या लिखा हो भाई, वुड, है ना। तो लकड़ी के अवशेष पाए गए कब के भाई, जुरासिक काल के, यानी कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जो लकड़ी के अवशेष कहाँ पाए गए अपने पास, जैसलमेर में, ध्यान रखना। और कहाँ पर, आकलवुड फॉसिल पार्क में, तो इसलिए इसकी ध्यान रखना, 18 करोड़ वर्ष पूर्व के लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य, लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य, लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है ना, प्राप्त हुए। कहां पर भाई, लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, कहां पर, अपने आकलवुड पार्क में, ठीक है भाई। तो ये चीज ध्यान रखना। एक अपन देखते हैं भाई क्या इसमें, अगली स्लाइड ले लेते हैं इसमें, लाठी सीरीज। क्या भाई, लाठी लाठी सीरीज, है ना। लाठी सीरीज क्या है, यहाँ पर क्या बहुत सारी लाठियां है, नहीं, देखेंगे साहब। जैसलमेर में एक जगह पड़ती है भाई पोखरण, ठीक है ना। जैसलमेर में ही दूसरी जगह पड़ी भाई मोहनगढ़। पोखरण कहाँ पर भाई, ये भी जैसलमेर में, और मोहनगढ़ कहाँ भाई, जैसलमेर में। पोखरण है, दोनों कहाँ पर भाई, जैसलमेर। दोनों के मध्य स्थित लगभग 60 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को क्या कहा गया भाई, 60 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को कौन सी सीरीज कहा गई भाई, लाठी सीरीज, ध्यान रखना, है ना। देखो भाई लाठी सीरीज में क्या है, यहाँ पर घास उगी हुई है ना? ये क्या है भाई, यहाँ पर स्थित घास, ये कौन सी घास है इसके बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कौन सी घास, अपने सेवण घास, है ना, जो कि कहाँ पाई जाती है, लाठी श्रृंखला में, ठीक है ना। और यही सेवण घास जो है गोड़ावन पक्षी के प्रजनन केंद्र मानी जाती है, ध्यान रखना। गोड़ावन पक्षी क्या होता है भाई, राजस्थान का राज्य पक्षी माना गया भाई, ठीक है ना। तो उस राजस्थान के राज्य पक्षी जो कि वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर है, उसकी प्रजनन स्थली कौन सी मानी जाती है, सेवण घास में। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे भाई क्या, गोड़ावन की प्रजनन स्थली, गोड़ावन की प्रजनन प्रजनन स्थल, ठीक है ना। क्या है भाई, सेवण घास। और इसी लाठी सीरीज में एक यहाँ पर एक हेडपंप बना देते भाई, यहाँ पर एक नलकूप, यानी कि क्या है, एक तरीके से नलकूप, इसको बोलते हैं भाई क्या, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप। चांदन नलकूप क्या है भाई, राजस्थान में थार का गढ़ा, ध्यान रखना, थार का गढ़ा अगर आपसे पूछे तो किसके लिए शब्द उपयोग किया गया है, चांदन नलकूप के लिए, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। एक सेकंड पानी पी लेते हैं थोड़ा।
हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है। देखिए भाई आगे देखें, लाठी सीरीज देख रहे थे भाई, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच स्थित 60 किलोमीटर लंबी एक भूगर्भिक जलीय पट्टी जिसको बोलते हैं क्या, लाठी सीरीज। देखते हैं इसमें लिख लेते हैं, पोखरण व मोहनगढ़ के बीच, पोखरण व मोहनगढ़ के बीच स्थित स्थित भूगर्भीय जलीय पट्टी, ठीक है ना, भूगर्भीय जलीय पट्टी क्या कहलाती है भाई, अपनी लाठी सीरीज, ध्यान रखना। और लाठी सीरीज में कौन सी घास पाई जाती है, अपनी सेवण घास। और सेवण घास किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी गोडावण की प्रजनन स्थल के लिए, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। इसमें अपन ने, मैंने क्या बताया अभी आपको, एक नलकूप बताया जिसका नाम क्या भाई, चांदन नलकूप। चांदन नलकूप, चांदन नलकूप क्या बोलते हैं, चांदन नलकूप को क्या कहते हैं भाई, थार का घड़ा, ध्यान रखना क्या कहते हैं इसको भाई, थार का घड़ा, ठीक है ना। इसी के साथ आपसे एक शब्दावली और पूछी जाए कि भाई रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, तो वो है भाई बटाड़ू का कुआं, ध्यान रखना, हाँ बटाड़ू कुआं। और ये कहाँ है भाई, बाड़मेर में। इसको क्या बोलते हैं भाई, रेगिस्तान का जल महल। इसके लिए क्या संज्ञा दी गई है, रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल, ठीक है ना, जो कि कहाँ स्थित है, ये बाड़मेर में। चांदन नलकूप कहाँ स्थित है भाई, जैसलमेर में। और ये बटाड़ू कुआं कहाँ है भाई, अपना बाड़मेर में, ध्यान रखना है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से अपन लाठी सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे भाई, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आएगा। आगे देख लेते, छोटी सी एक बात आपको मैंने बताई थी शायद, मरुस्थल मार्च के बारे में अपन ने एक बार देखा था, मरुस्थल मार्च, मरुस्थल मार्च होता क्या है भाई, ये मैंने आपको बताया क्या, मरुस्थल का फैलना यानी कि मरुस्थल का प्रसार, ठीक है ना। और मरुस्थल का प्रसार क्यों हो रहा है भाई, पवन के कारण हो रहा है, ठीक है ना। और कहाँ रुकना है, कहाँ रुकता है, अपने राजस्थान में, ये अरावली पर्वतमाला में जाकर रुक जाता है, ठीक है ना। देखेंगे भाई मरुस्थल मार्च क्या है, मरुस्थल का प्रसार, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म समझाओ भाई, मरुस्थल का प्रसार यानी कि मरुस्थल का आगे बढ़ना, ठीक है ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थल आगे नहीं बढ़ रहा, आपको पता है, बालू का स्तूपों के लिए साथ साथ जो रेत है वो आगे बढ़ रही है, मरुस्थल का आगे बढ़ना, क्षेत्र वो तो वही रहेगा, लेकिन जो रेगिस्तान यानी कि जो बालू का स्तूप है, जो रेत के कण है, वो अगर आगे पवन के द्वारा बढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल मार्च। और ये सर्वाधिक कौन से महीने में पाया जाता है, मार्च से मई के मध्य, ध्यान रखना। सर्वाधिक कब होता है, सर्वाधिक मार्च से मई के मध्य, सर्वाधिक मार्च से मई के मध्य मरुस्थल का मार्च पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना, सर्वाधिक ध्यान रखना, एक तो पंजाब में, सॉरी हरियाणा और दिल्ली, एक तो हरियाणा में, हरियाणा व दिल्ली। एक आपसे इसकी दिशा भी पूछी जाती है, ध्यान रखना। देखो भाई दिशा के लिए एक बार देख लेते हैं, देखो भाई दिशा के लिए देखेंगे भाई, ये अपना मरुस्थली क्षेत्र है अपना, है ना। तो इसकी दिशा, मरुस्थल का मार्च कैसे होगा भाई, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ तो कौन सा अवरोध आ गया, अरावली पर्वतमाला, तो मरुस्थल का मार्च की दिशा क्या है, ये वाली। अब ये कैसी, कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ध्यान रखना, है ना। तो ये क्या होगी, इसकी दिशा, है ना। तो इसकी दिशा अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना क्या है, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है ना। तो ये अपना कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, मरुस्थल मार्च, यानी कि मरुस्थल का प्रसार, यानी कि मरुस्थल का आगे बढ़ना। सर्वाधिक कब पाया जाएगा, मार्च से लेके मई के मध्य, मई जून के मध्य, ध्यान रखना, है ना। और कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है, भारत में हरियाणा में, दिल्ली में, ये भी बात ध्यान रखना। और इसकी दिशा क्या है भाई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है भाई। ये चीजें आप ध्यान रख लेना। और इसी के साथ ही अपना पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश जो आज कंप्लीट होता है, इसके बारे में अगर कुछ छोटी मोटी बातें अगर रह जाती है तो आपको आगे लिखवा दी जाएगी, ठीक है ना। और ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चों का लाभ हो, ठीक है भाई।